जो हालात थे उन दिनों में हुकूमत वक्त ने ये फ़ैसला किया कि जी ये वोट जो है वो उन नॉमिनेशंस के हक़ में देना चाहिए। मैंने उस टाइम पे भी कहा, और ये बात आपको ढकी छुपी नहीं है। जो उस वक्त की अस्करी क़यादत थी वो भी ऑन बोर्ड थे, जो सरबराह थे फ़ौज पाकिस्तान के, और उन्होंने कहा कि ये जो कन्फ्रंटेशन है और तनाव है हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट में, इसको ख़त्म किया जाए। और उन्होंने इसमें काफ़ी गारंटी के साथ ये बात की कि दो आइनी इदारों में तनाव नहीं होना चाहिए और आप ये मामला जो है इसको सुलझाने की तरफ जाएं। उस वक्त भी बार्स ने रेजिस्ट किया और उन्होंने वोट किया था दूसरे जज साहिबान के साथ, और मेरे ख़्याल में उनका ये फ़ैसला दुरुस्त था। आज भी वो कहते हैं कि ये एक रूल्स बनने चाहिए, सीनियरिटी का इशू सेटल होना चाहिए। मैं भी ये समझता हूँ कि ये इशू इसी तरह चलता रहेगा जब तक हम इस मामले को सुलझाएंगे नहीं, और उसका वाहिद हल ये है कि एक दफ़ा जुडिशल कमीशन पूरे को बिठा के रूल्स फ्रेम कर लें, और जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन है या हाई कोर्ट में इवन एलिवेशन है, उनका एक क्राइटेरिया, बेसिक सा क्राइटेरिया ज़रूर बना दिया जाए। उसमें फिर कमी बेशी जब हो वो कमीशन एग्जामिन किया करे। फैसले वो होते हैं जो काबिल अमल हों, फैसले वो होते हैं जिनकी मॉरल अथॉरिटी भी हो। कितने फ़ैसले हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट्स ने किए, कईयों पे अमल दरामद नहीं हुए। कालाबाग डैम बनाने का फ़ैसला भी हुआ था लाहौर हाई कोर्ट में। वो कहते तो है ना, ये 90 रोज़ लिखा हुआ है। 90 रोज़ तो शाहजेब साहब वो हैं जिन्हें गुजरे हुए भी आज काफ़ी दिन गुजर गए हैं, और अगर आप इलेक्शन की बात करें तो वो बहुत जल्द भी हुए, तो वो 14 मई को होंगे। मुझे दूसरी एक बात समझ नहीं आती कि क्या 90 रोज़ का फार्मूला जो है वो सिर्फ पंजाब के लिए है। ये हमारे सामने खैबर पख्तूनख्वा है, उसका मामला भी सामने आया था। खैबर पख्तूनख्वा का मामला फिर सूबे को भेज दिया गया और उन्हें कहा गया कि आप अपने हालात के मुताबिक डेट का तयन करें। वहाँ पे भी 2 रोज़ के बाद असम्बली टूटी थी। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके जहन में एक बड़ा हैजान बर्पा कर देती हैं, और फिर आप इन सवालों का जवाब ढूंढने निकलते हैं तो आपको बड़े गलत ख्याल आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड में हूँ अलीना फ़ारूक शेख। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर साहब की गुफ्तगू शाहजेब खानज़ादा साहब के साथ आपने मुलाहिज़ा की, और इसमें वो बड़े 3 दिलचस्प और अहम मौज़ूआत के ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे पहली जो बात की उन्होंने ये सवाल के जवाब में, आपको याद होगा कुछ दिन पहले उन्होंने इस बात के ऊपर माफ़ी भी मांगी कि जूनियर जजेस को वोट दिया गया, हालांकि इसका एक मेकनिज़म सेट होना चाहिए था, हालांकि बार्स की तरफ से इसकी मुखालफत हुई, लेकिन फिर भी उस वक्त आज़म नज़ीर तारर ने जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में भर्ती करने के ऊपर वोट दिया। तो शाहजेब खानज़ादा साहब ने जब सवाल किया तो इसके ऊपर एक नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है आज़म नज़ीर तारर साहब ने। वो कहते हैं कि जी उस वक्त बड़ा तनाव था हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान, तो उस वक्त के जो अस्करी क़यादत के सरबराह जनरल बाजवा साहब हैं, उन्होंने ये तजवीज़ दी कि इस तनाव को ख़त्म किया जाए, और गारंटी के साथ उन्होंने ये कहा कि अगर आप ये नॉमिनेशंस दोनों कबूल कर लेते हैं और इनको वोट दे देते हैं तो इस तरह माहौल ज़रा सही हो जाएगा, तनाव में कमी आएगी। बड़ी अहम बात, इसके ऊपर अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानेंगे। दूसरी उन्होंने जो सवाल उठाया है, उन्होंने कहा कि बात हमेशा 90 रोज़ के ऊपर की जाती है और आइन की शिक 224 का हवाला दिया जाता है, तो आइन में सिर्फ एक शिक नहीं, पूरी स्कीम ऑफ आइन को देखने की ज़रूरत है कि आइन बहुत सी और भी बातें करता है उस 90 रोज़ के साथ कि इंतखाबात साफ शफाफ होने चाहिए, और भी बहुत से प्री रेक्विजिट्स हैं, तो उनको देखना भी बड़ी ज़रूरी है। इस आइन की शिक को पूरे तनाजुर में देखने की ज़रूरत है। तीसरा वो उठाते हैं कि 90 रोज़ की जब बात होती है तो सिर्फ पंजाब के ऊपर क्यों इतनी जल्दी है। खैबर पख्तूनख्वा का जो मामला है वहाँ पर भी 2-4 दिन के फ़र्क से असम्बली तहलील हुई, लेकिन उसके ऊपर वैसी जल्दी क्यों नहीं है जितनी जल्दी और फुर्तियाँ पंजाब के ऊपर हैं। तो बड़े अहम सवाल जो कि आज़म नज़ीर तारर साहब ने उठाए हैं पॉइंट्स, इनके ऊपर सर अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानना चाहेंगे हम। और इसके लिए हमारा सवाल कुछ यूँ कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं क्या ये दुरुस्त है। हमें इरशाद भट्टी साहब ज्वाइन कर, रीमा उमर साहिबा हमारे साथ हैं, सोहेल वड़ाइद साहब और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, सबसे पहले आपकी मैं राय जानना चाहूँगी इसके ऊपर। ये जो 3 अहम नुक्ते उठाए हैं, क्या आप तज्जिया करेंगे इनका, कैसे तज्जिया करेंगे इनका? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि अभी कल मौलाना साहब ने भी परसों एक बड़ा खूबसूरत बयान दिया कि मैं जनरल फैज़ हमीद से डील करके धरना उठा के चला गया था। मतलब कि एक इलेक्टेड हुकूमत जो उनकी नज़र में सिलेक्टेड थी, उस हुकूमत को ख़त्म करने के लिए शेड्यूल लेकर, असम्बलियाँ टूटने लेकर, मतलब प्रोजेक्ट इमरान खान को, प्रोजेक्ट मौलाना साहब जो थे वो उनको हटा के जाने वाले थे। मतलब वो जो जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती, वोट को इज़्ज़त दो, असली वाली
उसका हाल ये था कि इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे, जनरल फैज़ हमीद से मुज़ाकरात हो रहे थे और असम्बलियाँ तुड़वा कर इलेक्शन शेड्यूल लेकर गए मौलाना साहब। ये हैं PDM के सरबराह। अब आ जाए आज़म नज़ीर तारड़ साहब पर। मुस्लिम लीग नून वालों के मुंह से मयारात, जूनियर सीनियर, मेरिट बड़ा अजीब सा लगता है। इन्होंने 35-40 सालों में पुलिस, FIA, जुडिशरी, कोई इदारा ऐसा नहीं छोड़ा जहां मेरिट का ख्याल रखा हो। आज भला ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए कि वो जज साहब जो कल जूनियर होना, जिनके लिए कोई इतना जुर्म नहीं था या गुनाह नहीं था या असूली अखलाकी कोई पाबंदी नहीं थी, आज वो इनके हम ख्याल नहीं हैं। वो जज साहबान दो इनके हम ख्याल नहीं। अगर इनके हम ख्याल होते तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब उखड़ी सांसों के साथ पहुंचते खुशी खुशी से वज़ीर आज़म। देखा मेरी चॉइस सर, देखा मेरी चॉइस कैसी चॉइस थी। चूंकि वो इनके हम ख्याल नहीं रहे तो अब बड़े मयारात आ गए। तीसरी बात, मैंने जूनियर जजेस के हक में इसलिए वोट दिया क्योंकि अस्करी क़यादत ने हुकूमत से कहा था चीफ जस्टिस के नामजद जज कबूल कर लिए जाएं। चलो तनाव, हालात, गारंटी को एक तरफ रखें। अगर ये जुर्म है, गुनाह है, गैर आइनी है, गैर कानूनी है, गैर इखलाकी है, गैर असूली है, हुकूमत और अस्करी क़यादत के दरमियान बात हुई थी, मतलब मेरे आज़म नज़ीर तारड़ मेरे इलाके के, उनको पता ही कोई नहीं था। चलो मतलब आज़म नज़ीर तारड़ को हुकूमत ने कहा वोट दें जूनियर जजेस के हक में, मतलब हुकूमत शामिल थी और हुकूमत के कहने पर आज़म नज़ीर तारड़ शामिल थे। अब हुकूमत में शहबाज शरीफ भी है, मौलाना साहब भी है, जरदारी साहब भी हैं, वो भी शामिल होंगे। लेकिन आखिरी बात यह है कि आज़म नज़ीर तारड़ इतने कमज़ोर के ना चाहते हुए शामिल हो गए और फिर आज़म नज़ीर तारड़ इतने बहादुर कि वोट जूनियर जजेस को देकर मुस्ताफ़ी हो गए। ये राम कहानियां हमने बड़ी सुन रखी हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब। आपका क्या ख्याल है भट्टी साहब, आप भी उन्हीं के हल्के के आप बता रहे हैं, तो क्या गारंटी होगी, क्या हुआ होगा, कुछ तो पता होगा आपको? वो भी मैं बताता हूँ। अच्छा, जल्दी से बता दें कहानियां तारड़ साहब पहले तो शर्मिंदगी इस बात पर कि वजीर आज़म नज़ीर तारड़ जो था वो एक इंसान आज़म नज़ीर तारड़ पर भारी पड़ गया। ठीक है, आपको ये पसंद नहीं थे तो आप कम अज़ कम वो वोट देने से पहले मुस्ताफ़ी हो जाते। फिर दूसरी बात यह है कि हमें पता चला था कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जो कुछ हुआ और जो कुछ आपने कहा इस्तीफ़ा उस पर लिया गया था और जिस दिन जनरल बाजवा रिटायर हुए उसी दिन आपको वज़ीर बना दिया गया था, यानी उनका इंतज़ार किया जा रहा था। अब बात यह है मैडम शेख, बात यह है कि सिर्फ कसूर इतना है, मौलाना साहब हों, जरदारी साहब का आपने सुना होगा, फार्मूला बनाने वाले पूछते हैं फार्मूला बनाए। मैंने कहा पहले इमरान खान की छुट्टी कराओ फिर फार्मूला बनाएंगे। मरियम नवाज का ट्विटर खामोशी, मौलाना साहब जनरल फैज़ हमीद से डील करके चले गए। शहबाज शरीफ साहब 1 पेज पे थे उधर और ये कह रहे हैं कि हम असली सिविलियन बालादस्ती, असली वोट को इज्जत दो, असली जमहूरियत की जंगें लड़ रहे थे और तरीके चला रहे थे। प्रोजेक्ट इमरान खान था तो प्रोजेक्ट मौलाना साहब का भी था, प्रोजेक्ट नवाज शरीफ भी था, प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ भी था, प्रोजेक्ट मरियम नवाज भी था, प्रोजेक्ट तो सर वो न्यूट्रल्स भी थे ना, तो न्यूट्रल्स ने कहा वोट दे दो, आप भी था, फिर वो भी बता दे क्या गारंटी। बहुत मासूम थे ये, इनको गारंटी ये इन्होंने सारा कुछ छोड़ा हुआ था उन पर कि अदलिया वगैरह आप देखेंगे, हम हुकूमत में आते हैं, अदलिया में जाएगा तो मामला आपके हवाले होगा। यानी कतर की गैस आर्मी चीफ लेके दे रहा था, सऊदी अरब से पैसे आर्मी चीफ लेके दे रहा था, अदलिया की गारंटी आर्मी चीफ लेके दे रहे थे, तो और ये लगे हुए थे। और आज जमीर इतनी सी बात थी, आप पूरी बात बता नहीं रहे। आज ज़मीर जागे हैं और ज़मीर ऐसे जागे हैं कि मयारात बना दिए जाएं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बना दी। वो जो जूनियर जज फिर आपकी बात इनके हक में होते तो आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब बड़ा सा टोपी पहन के और ऊपर पगड़ी बांध के कहते वेख्या जे मेरी चॉइस ए हुंदी जे चॉइस। ठीक है सोहेल साहब, आपका तजिया जानना चाहूंगी सर, जो आज़म नज़ीर तारड़ ने 3 अहम बातें की हैं इनके ऊपर। मेरा तो ख्याल है सच बोला है। पहली बात ये कि शायद जो रिकंसिलिएशन चाहते थे बाजवा साहब, तो उसकी वजह से इन्होंने जूनियर जजेस को उस वक्त अलाउ कर दिया, उसके हक में वोट डाल दिया। बाद में बार काउंसिल्स ने भी इस पे बुरा मनाया और ओवरऑल सोसाइटी में भी बुरा मनाया गया कि आपने ये क्यों कॉम्प्रोमाइज किया है। और उस वक्त जाहिर है चीफ जस्टिस जो है वो इस पे रजामंद हो गए, खुशी खुशी उन्होंने ये कर लिया, उनके हक में ये बात चली गई। लेकिन अब वही जूनियर जजेस जो हैं वो खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं हुकूमत के, तो जाहिर है हुकूमत को इसकी तिलमिलाहट भी है, तकलीफ भी है
और दूसरी बात ये है कि जाहिर है अब तो सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत आमने सामने है, इसमें मुफाहमत की कोशिश हो रही है और शायद मुफाहमत की कोशिश यही हो रही है कि ये जो 14 मई को पंजाब वाले इलेक्शन है इनको पोस्टपोन किया जाए, किसी तरह सुप्रीम कोर्ट भी इस पर तैयार हो जाए और अक्टूबर में सारे इलेक्शन इकट्ठे कराए जाएं। अब देखें ये मुफाहमत की कोशिश कामयाब होती है या नहीं, वगरना तो फिर लड़ाई है। सर आपका क्या तज्जिया है, क्या इतनी सादा है हुकूमत के उनको अस्करी क़यादत ने कहा कि भाई आप ये कर लें, इनके 2 नुमाइंदों को वोट दे दें, तो उन्होंने चुपचाप अच्छा बच्चा बन के कह दिया हाँ जी बिल्कुल ठीक है? मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा उस वक्त असर था अस्करी क़यादत का और ये कोई तो बात नहीं बेईज़ क़यास नहीं है कि उन्होंने अस्करी क़यादत की ये बात मान ली हो, क्योंकि अस्करी क़यादत उनको लेके आई थी इसी हुकूमत को और अस्करी क़यादत का बहुत बड़ा रोल था और बाजवा साहब की बात सुनी जाती थी शुरू में, वो इस हुकूमत को लाने वालों में शामिल थे। तो अगर वो कोई मशवरा देते और जाहिर है खासकर अदलिया के बारे में, तो वो हुकूमत कैसे रद्द कर सकती थी? मेरा ख्याल है कि नहीं रद्द कर सकती थी, तो इसीलिए उन्होंने ये माना। सर ये जो अल्फाज में बड़ा वो वजन होता है ना, तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने या फिर उनके मुंह से निकल गया गारंटी। उन्होंने कहा कि काफ़ी गारंटी के साथ बाजवा साहब ने कहा कि आप चीफ जस्टिस के नॉमिनीज़ को वोट दे दें तो मामला ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या हो सकता है? ये देखें ना, ये हमेशा ये ख्याल किया जाता था, अगर इसकी डिटेल में जाएं कि भाई अगर आप ये जजेस वाला ये जूनियर जजेस वाला मान जाएंगे बात, तो उसके जवाब में जाहिर है चीफ जस्टिस कोई हुकूमत के बारे में लचक दिखाएंगे, हुकूमत के जो खिलाफ फैसले आ रहे हैं उनमें कोई नरमी आ जाएगी, तो ये अंडरस्टैंड किया जाता। आपको नहीं लगता कि तो कुछ डीलिंग हुई होगी इस मामले? आपको नहीं लगता कुछ डीलिंग तो नहीं हुई होगी? डीलिंग तो नहीं हुई होगी, ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग होती है। ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी, इस मामले के ऊपर कोई डीलिंग नहीं। एक छोटी सी ब्रेक की इजाजत दीजिएगा सर, उसके बाद वापस आते हैं, मजीद इसके ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक जी। हम लोग बात कर रहे हैं आज़म नज़ीर तारड़ के कल के इंटरव्यू की और उसमें दिए गए 3 अहम बयानात की। एक तो इलेक्शंस जो पंजाब में उसके ऊपर सारा मामला आगे चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में वैसी जल्दी क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवाल उठाया। दूसरा, जब बात होती है 90 दिन में इलेक्शंस करवाने की सूबों के अलग और विफाक के उसके बाद या एक साथ इलेक्शंस की, तो ये कहा जाता है कि जी एक साथ करवाने की तो गुंजाइश ही नहीं है, 90 दिन के अंदर करवाना होता है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं कि ये जो आइन की स्कीम है ये पूरा का पूरा उसको देखना होता है, एक शिक को देख के आप इस मामले को नहीं सॉल्व कर सकते। और तीसरी और बड़ी अहम बात जिसके ऊपर अभी भट्टी साहब ने भी और सोहेल वड़ायत साहब ने भी बात की है कि जब जूनियर जजेस या जब एलिवेशन का मामला आया सुप्रीम कोर्ट में जजेस का, तो 2 जूनियर जजेस जो कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नाम नॉमिनेट किए थे, उनको वोट दिया गया बहुत से लोगों की मुखालफत के बावजूद। तो उसके ऊपर एक पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है आज़म नज़ीर तारड़ ने और वो कहते हैं कि जी हमें अस्करी क़यादत के सरबराह जो उस वक्त जनरल बाजवा थे, उन्होंने काफ़ी गारंटी के साथ कहा कि जो तनाव है हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान में, जजेस के दरमियान में, वो हल हो जाएगा अगर आप इनके मांग लेंगे बात मान लेंगे, तो इनके नॉमिनीज़ को वोट दे देंगे। तो रीमा, आपकी मैं इसके ऊपर राय जानना चाहूँगी। भट्टी साहब का भी आपने तज्जिया सुना, सोहेल वड़ायत साहब कहते हैं कि क्योंकि बाजवा साहब और आर्मी के बड़े एहसानात थे मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के ऊपर, क्योंकि उन सोहेल वड़ायत साहब के मुताबिक उनकी हुकूमत जो थी उससे पहले वो लेके आए और उसको फैसिलिटेट किया, तो इसलिए उनको लगता है एक जनरल अंडरस्टैंडिंग थी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ऑब्लाइज कर दिया। और बिल्कुल सही है उनके ख्याल में, इसमें कोई कबाहत नहीं है, सच बोला है आज़म नज़ीर तारड़ ने। जी शुक्रिया अलीना, सच तो बोला है, लेकिन वो क्या दिखाता है कि ये जो कोalition गवर्नमेंट है उसने किस किस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। और मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ा बिट्रेयल है, क्योंकि अब जिस वक्त जुडिशल कमीशन की मीटिंग थी, जजेस जो थे जुडिशल कमीशन में कुछ वो सवाल उठा रहे थे कि जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। हमें कोई क्राइटेरिया सेट करना है कि किस बुनियाद पे जजेस जो हैं वो अपॉइंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। मैं ये सीनियर जूनियर में इतना यकीन नहीं करती। मेरा ख्याल है कोई जूनियर जज जो हैं हाई कोर्ट्स में वो भी बहुत काबिल हो सकते हैं, वो भी मेरिट पे पूरे उतर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ लेन देन या नेगोशिएशन नहीं होनी चाहिए। एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हमारा इसमें राइट है कि हम भी समझें कि किस बुनियाद पे जजेस अपॉइंट होते हैं। तो मेरा ख्याल है एज लॉ मिनिस्टर एक बिट्रेयल था
कि आपने कॉम्प्रोमाइज करके अग्री कर लिया ऐसे जजेस पे जिनको आप काबिल या मेरिट पे पूरा नहीं समझते थे कि वो उतरते हैं। और वो एक बहुत अच्छा मौका था अलीना कि जुडिशल कमीशन के जो रूल्स हैं उसमें तब्दीली लाई जाती, उन्हें ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाता, मेरिट को डिफाइन किया जाता। और वो अपॉर्चुनिटी लॉस थी और हुकूमत को दिखाती है कि उन्होंने किस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। और अब वो हर चीज जो है वो पीटीआई पे या पिछली हुकूमत पे या जनरल बाजवा पे ब्लेम नहीं कर सकते। स्क्वेयरली इसका जो ब्लेम है वो उनके शोल्डर्स पे आता है। दूसरी चीज जो उनकी इंटरप्रिटेशन है कि आइन को पूरा देखना चाहिए और 90 दिन की इलेक्शंस जो है वो मैंडेटरी नहीं है, मैं उससे एग्री नहीं करती। आर्टिकल 224 क्लियर है, वो क्लियर टर्म्स में कहता है 90 दिन में इलेक्शंस होने हैं डिसोल्यूशन के बाद। हम 18वीं तरमीम के बाद खास तौर पे हमने पाकिस्तान का जो हमारी इमेजिनेशन है, हमने प्रोविंसेस को देखना है कि प्रोविंसेस बहुत एम्पावर्ड हैं। आप नेशनल असेंबली के साथ नहीं जोड़ सकते हमेशा। तो मुझे सेंस नजर आती है इसमें कि क्यों अदलिया ने इसको इस तरह इंटरप्रेट किया है। इशू क्या है कि बहुत से और मामलात हैं जो 90 दिन के साथ जुड़े हैं, जिसमें 63A की इंटरप्रिटेशन है, जिसपे पूरी अथॉरिटी की बात आ जाती है कि क्या उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे वो असेंबलीज पंजाब की डिसॉल्व कर सकते थे या नहीं। इसके अलावा मजीद सवालात आते हैं कि डिसोल्यूशन क्या जस्टिसेबल है कि नहीं। मैं एग्री नहीं करती कि जस्टिसेबल है, लेकिन ये सवाल जुड़े थे तो मेरा ख्याल है इसमें ज्यादा वजन है कि आप इस पूरे इश्यू को होलिस्टिकली देखें। इसमें वजन नहीं है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं, पाकिस्तान का आइन कहता है कि इलेक्शन साथ हो। लेकिन अलीना एक नहीं वो मैं सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन वो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तान का आइन कहता है कि 90 इलेक्शंस एक साथ। तो उन्होंने ये कहा है कि आप पूरे के पूरे आइन की स्कीम को देखें और तो पूरी की पूरी तो यही था ना अलीना, बहुत से प्री रिक्विजिट्स होते हैं, बहुत सी और चीजें होती हैं। नतीजा क्या निकलता है? नहीं लेकिन नतीजा क्या निकलता है अगर स्कीम को देखें? बट यू आर सेइंग द सेम थिंग ना, आप भी तो वही कह रही हैं कि बहुत सी और चीजें हैं जिनको साथ मिलाकर देखना होता है। तो फिर अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उनकी बात में वजन है। आप मुझे मेरा ख्याल है मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, प्रोविंशियल असेंबली, तो 90 दिन में इलेक्शंस हैं वो जरूरी हैं। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल आप बाकी आइन की जो प्रोविजंस हैं उनको अगर साथ पढ़ें तो आपको किसी तरह ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप इलेक्शंस जो हैं वो साथ करवा दें नेशनल असेंबली के। लेकिन मेरे लिए सवाल क्या है कि क्या वो 90 दिन जो डिसोल्यूशन थी जिसके बाद 90 दिन का जो पीरियड है वो किक इन करना था, जैसे जस्टिस अतर मिनिला ने सवाल उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये देख सकती है कि चीफ मिनिस्टर की जो प्रेरोगेटिव है डिसॉल्व करने का, क्या वो जस्टिसेबल है या नहीं है। क्या अगर 63A जो है उस पे जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी, अगर वो रिव्यू हो जाती तो क्या चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही ही रहते? क्या उनका फैसला डिसोल्यूशन का उनका ही होता? ये मामलात हैं जो डिसोल्यूशन से पहले के हैं, जिस पे मेरा ख्याल है सवाल उठते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट इसको देख लेती, इस पे कोई हतमी फैसला कर लेती तो मेरा ख्याल है बेहतर होता। लेकिन मैं ये नहीं कह रही, ये वाले जो मामलात हैं कि पैसा नहीं है, पैसे कहाँ से आने हैं, ताउन नहीं कर रही हैं वजारतें, ये सब कुछ आपके ख्याल में दिस इज मैडम शेख इसका कोई जवाब? मैं आज़म नज़ीर तारर साहब की इंटरप्रिटेशन और भी वकला हैं जो देते हैं, मेरी नजर में वो इतनी कन्विंसिंग नहीं है। खास तौर पे अगर आप पाकिस्तान को देखें कि सूबे जो हैं वो उनके पर वो काफी एम्पावर्ड हैं। आप नहीं असेंबलीज की जो वो ये कहते हैं ना साफ और शफाफ इंतखाब जो है वो पूरी की पूरी वो जो शेक है उसकी स्कीम आप देखें, उसमें ये भी है कि साफ और शफाफ इंतखाबात होना जरूरी है। और उसके लिए जरूरी है कि आप निगरां हुकूमतें हो, सेंटर में भी निगरां हुकूमत हो जो इन्फ्लुएंस ना कर सके। मेरा ख्याल है अब आगे जाके अगर ये इलेक्शंस जो हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है अगर प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शंस पहले हो जाते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा फेयर इलेक्शंस नेशनल असेंबली के लिए करवाना। तो वो इलेक्शन कमीशन के लिए एक टास्क होगी, वो किस तरह पूरी करेगी, बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन मेरे लिए ये एक्सक्यूज आपको नहीं देता कि आप आर्टिकल 224 को मुख्तलिफ तरह से पढ़े। अलीना, सबसे अहम बात जो मैं करना चाहती थी वो आपने मुझे अभी करने नहीं दी। मुझे नहीं मालूम भट्टी साहब ने तो इस पे जवाब नहीं दिया, सुहेल वड़ाइच साहब ने दिया कि नहीं, कि 90 दिन की जो आर्टिकल 224 है वो सिर्फ पंजाब के लिए क्यों इंटरप्रेट किया जा रहा है इतनी सख्ती से, केपी के लिए क्यों नहीं किया जा रहा। ठीक है, शुरू में जब ये मामला शुरू हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुओ मोटो लिया, उसके बाद उन्होंने जो जजमेंट थी, हैरत अंगेज जजमेंट ऑर्डर था उनका, उन्होंने कहा दो बातें केपी के बारे में।
पहली ये कि जो फंड्स हैं इलेक्शन कमीशन को वो एज अ मैटर ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस सबसे ज्यादा प्रायोरिटी के साथ वो पंजाब में इस्तेमाल होंगे, उसके बाद जो बचेंगे वो केपी में होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने किस अथॉरिटी, मुझे कंप्लीट करने दे भट्टी साहब, किस अथॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा? फिर उन्होंने कहा कि केपी के जो गवर्नर है उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए हम केपी पे फैसला नहीं करेंगे। पिटिशनर्स जो है वो बाद में आके किसी भी फोरम जो अप्रोप्रिएट फोरम है उस पे बात कर सकते हैं। अब मुझे बताइए कि 90 दिन तो केपी में भी ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं, तो वहां पे जिम्मेदारी गवर्नर की है, जिम्मेदारी हुकूमत की है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये दोहरा मयार रखा है, इसलिए हमें साफ नजर आ रहा है कि इन डिसोल्यूशंस और इलेक्शन के पीछे पॉलिटिकल मकासद है। पंजाब में वो पॉलिटिकल मकासद जो है वो अचीव होते हैं, केपी में वो नहीं होते। केपी के लिए इनडिफरेंस है। केपी की जो अवाम है वो शायद उनकी उस तरह से राइट नहीं है कि वो भी अपने जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उसकी क्या वो जो है वो केयर टेकर सेटअप्स में एक्सटेंडेड पीरियड के लिए रह सकते हैं। पंजाब की अवाम जो है उसको हम प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, इसके बाद वापस आते हैं, मजीद इसके ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक सलीम साफी साहब, आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या है? क्या पॉलिटिकल रीजंस हैं जैसे रीमा कह रही हैं, और फिर बाकी 2 पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी आपका तज्जिया चाहूंगी। आइन में तरमीम करके पाकिस्तान इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पंजाब रख ले, क्योंकि अदलिया हो या हमारी हुकूमतें हो उनको न खैबर पख्तूनख्वा की फ़िक्र है, ना अभी देखे आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है, बाकी जगहों पे हो रहा है क्या हो रहा है, और इन्होंने सिर्फ पंजाब को इशू बनाया हुआ है, बाकी जगह का किसी नहीं। बल्कि मैं तो कहता हूँ रिपोर्ट कार्ड का नाम भी बट्टी कार्ड ही रख ले तो अच्छा है। दूसरी बात ये है कि देखें ये कज़िया खुद दूध पत्ती विद साफी इन जज साहिबान ने, आपके दोस्त हैं, आपके जिक्र के बगैर थोड़ी प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे सर। एक मिनट, देखें हुकूमत के पास तो कोई अखलाकी मॉरल ग्राउंड नहीं है ना, ठीक है, वो सियासतदानों का काम तो है ही 2 नंबरी वाला। वो जिस असम्बली को जाली कहते थे उसमें बैठे हैं तो अखलाकी जवाब से तो उस दिन वो महरूम हो गए, और जिसको जाली पार्लियामेंट कहते थे उसमें सर झुका के बैठे हैं तो उसकी तो हम बात नहीं करते ना। ये हाई मॉरल ग्राउंड तो ज़रूरी है जज साहिबान के लिए ना। तो जज साहिबान के लिए अब मुझे आप सब बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस इक्वल है कि नहीं है, यकसा मोहतरम है या नहीं है। अच्छा अगर हैं तो वो 4-3 की अगर बात आप नहीं भी मानते तो ये जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब की जो जजमेंट है उसमें वो 2-3 ये वाली बात इसका भी आपको जवाब देते हैं, लेकिन वो जवाब आप इरशाद भट्टी से लेती हैं। वो उन्होंने दिया हुआ है कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के लिए आवाम का एतमाद और उसके लिए गैर जानिबदारी ज़रूरी है। फिर दूसरा ये 100 मोटो लेके वो ये कहते हैं कि आपने पंजाब लाहौर हाई कोर्ट और सिंध पेशावर हाई कोर्ट की हैसियत को भी चैलेंज किया, क्योंकि दोनों वहाँ पे केसेस ज़ेर समाअत थे और लाहौर हाई कोर्ट ने 90 डेज़ में इलेक्शन देने का हुक्म दिया था और उसके खिलाफ कोई हुक्म इम्तनाई नहीं था। ठीक है, तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप ना करती तो शायद लाहौर हाई कोर्ट अपने हुक्म पे अमल दरामद करवा लेती और 90 डेज़ में वो इलेक्शन हो जाते। फिर बात आ गई एक जो मौलाना फजलुर रहमान और जनरल बाजवा ये कि आपने बात की धरना की और ये नज़ीर तारड़ की, ये तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ओके, वो वाला सियासतदानों का और हुकूमत में बैठे लोगों का तो कोई अखलाकी मायार नहीं है, लेकिन उनका तो उन्होंने गलती की है। डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को कि जो अपने जजों की तकर्री के लिए भी उस दर पे जाते हैं। लेकिन नहीं सर, एक सवाल ये भी है, नहीं वो दूसरी साइड से भी ना कि उन जजेस के बारे में और उस चीफ जस्टिस के बारे में जब बाजवा साहब नज़ीर ताड़ से ये बात कर रहे थे तो वो दूसरी पार्टी से भी बात हुई होगी ना। तो क्या एक जज को या एक चीफ जस्टिस को ये ज़ेब देता है कि वो आर्मी चीफ को दरमियान में डाल के जजेस की तकर्री के लिए उनसे बात करे और हुकूमत और उनके दरमियान अपने दरमियान आर्मी चीफ को गारंटर बना दे। तीसरी बात
ये मौलाना फजलुर रहमान की हज़ार गलतियां हैं। मसलन आजकल में ये जो हुकूमत में जितने हुए बैठे हुए हैं, ये एक से बढ़कर एक है। इन्होंने लोगों से PTI भी बुला दिया, लेकिन धरनों के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ गलत नहीं किया था। अब जब मुझे पता हो कि भाई ये रिपोर्ट कार्ड कौन चला रहा है, तो इसको बंद करने के लिए मैं उससे बात करूंगा ना, इरशाद भट्टी से, या आप हाउ कन्वीनियंट साफी साहब, बात नहीं करूंगा। हाउ कन्वीनियंट। तो नहीं सर, नहीं एक मिनट ना सर, एक तरफ नहीं, जब हम बात करते हैं और हम फिर इन हुकूमती शख्सियात की बात करते हैं, लेट्स से मौलाना या वजीर आजम या कोई भी शख्सियत, जब वो PTI को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि भाई ये लोग तो जाके उनके साथ बैठे हुए थे, इनका तो गठजोड़ था, ये तो उनकी गोद में खेले, इन्होंने तो नैपियां चेंज कराई, लेकिन खुद भी तो फैसिलिटेट करते रहे थे ना सर। तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ हायर मॉरल ग्राउंड ना करें, बट मॉरल्स तो रहने देना सर। इतनी कन्वीनियंस तो नहीं। मुझे भी पर्सनली इल्म है, और इस इरशाद भट्टी को भी पर्सनली इल्म है कि राब्ता मौलाना ने नहीं किया था, राब्ता दूसरी पार्टी ने किया था। अच्छा। दूसरा, मैंने आपसे अर्ज किया कि जब मुझे पता हो कि इमरान खान की हुकूमत को लाए भी जनरल बाजवा और जनरल फैज साहब हैं, उनको चला भी वो रहे हैं, इमरान खान का अपना कोई इख्तियार नहीं है, तो बंदा फिर बात भी इख्तियारमंद से करता है ना। जिस तरह मैं कहता हूं कि मैं रिपोर्ट कार्ड की बंदिश के लिए तो किसी और से बात नहीं करूंगा, और ये मैं गवाही देता हूं कि मौलाना ने राब्ता नहीं किया, और ये भट्टी साहब को पता है राब्ता उन लोगों ने किया था धरना खत्म। लेकिन डील तो की थी ना सर, राब्ता किसी ने भी किया हो, बट डील पे वो राजी होकर धरना वरना खत्म करके चले तो गए थे ना। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग सर। मैडम शेख आप सवाल करना चाह रहे काफी देर से। हाँ, फिर मैं सोहेल साहब के पास जाऊंगी। मैं मैडम शेख 3.5 साल, ये साफी साहब जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन 3.5 साल असली जमहूरियत की तरीक चलती रही, असली आइन की तरीक चलती रही, असली वोट को इज्जत दो की तरीक चलती रही, असली सिविलियन बालादस्ती की तरीक चलती रही। और एक अहम पॉइंट PDM के 26 नुकात में से, फौज सियासत से आउट हो जाए, प्रोजेक्ट इमरान खान वालों सियासत से आउट हो जाओ, सिलेक्ट करने वालों सियासत से आउट हो जाओ, फौज, मैं उस पहले भी कहता था, ये नहीं कह रहे, रीमा साहबा उन दिनों कहती थी कि इनका तो बड़ा जेन्युइन सवाल है कि फौज सियासत से आउट हो जाए ताकि जमहूरियत आपस में बात करे। मैं कहता था ये नहीं कहना चाह रहे, ये कह रहे हैं फौज उधर से आउट होके हमारे साथ इन हो जाए। अब उसका नतीजा क्या निकला कि मौलाना ने गारंटी मांगी किससे? जनरल फैज हमीद से, और असेंबली तुड़वाने का, और असेंबली तुड़वाने का एक जुमला नहीं कोई गारंटी इससे मांग ली कि आप अपना प्रोजेक्ट बंद करेंगे। एक मिनट रुके ना, गारंटी में भी थोड़ा इबाम है। सलीम साफी साहब कह रहे कुछ और गारंटी मांगी। सलीम साहब क्या गारंटी मांगी? मौलाना साहब ने गारंटी नहीं, मौलाना साहब ने गारंटी मांगी जनरल फैज हमीद से। नहीं, आप उधर ना जाएं, आप असली जमहूरियत पे रहें, तालिबान पे ना जाएं। मौलाना साहब ने गारंटी मांगी जनरल फैज हमीद से, और एक हुकूमत तुड़वा कर नया शेड्यूल लेकर उन्होंने इमरान खान से बात नहीं की, परवेज खटक से बात नहीं की, शाह महमूद कुरैशी से बात नहीं की, तरीके इंसाफ से, और आजम नजीर तारड़ साहब, आजम नजीर नहीं हैसियत छोड़ें, आजम नजीर तारड़ साहब और उनके बड़े शहबाज शरीफ और उनके बड़े नवाज शरीफ और मरियम नवाज और मौलाना और जरदारी साहब, वो गारंटी ले रहे थे जनरल बाजवा साहब से। ये है इनकी जमहूरियत पसंद परस्ती, ये है इनकी आइन परस्ती, ये है साफी साहब आप कह रहे थे भट्टी साहब साथ बैठे हुए थे, उनसे पूछ ले। भट्टी साहब तो बिल्कुल अलग ही स्टोरी सुना है, वो कमोबेश ये अमेंडमेंट्स के साथ स्टोरी सुना रहे हैं। नहीं ये ठीक है, ये ठीक है, नहीं ये इतनी बात नहीं, ये साफी साहब ये बात ठीक कर रहे हैं कि राब्ता किस तरफ से हुआ, राब्ता किस तरफ से हुआ, ये ठीक कर रहे हैं, मैं इतना पता राब्ता जिस भी तरफ से हुआ हो, बाकी सारा मामला मैं डील ले ली गई ना, 3.5 साल से कर रहा हूं ना। क्यों उधर गए? कहते भाई हटो, हम तो यही तहरीक चला रहे हैं कि तुम हटो, तुम हमारे साथ डील। एक सेकंड रीमा, मुझे सोहेल साहब को शामिल गुफ्तगू कर लेते, फिर मैं आपके सामने अशरफ गनी वाली थी, तो अशरफ गनी की बजाय अमेरिका से बात। अशरफ गनी ने 3 साल कैंपेन नहीं चलाई सिविलियन बालादस्ती की, जमहूरियत की, वोट को इज्जत दो, तो ठीक है। सोहेल साहब की बात सुनिए, भट्टी साहब थोड़ा आहिस्ता बोले, भट्टी साहब थोड़ा आहिस्ता बोले। अब पता चला मैडम शेख भट्टी साहब और बाकी इन सारों का। भट्टी साहब थोड़ा सा आहिस्ता सुने, बाकी सबको भी सुन ले। एक मिनट सोहेल साहब। अच्छा ठीक जी सोहेल साहब, जो है इनसे 1000 गुना ज्यादा मुंतखब था और इनसे 1000 गुना ज्यादा बाइख्तियार था। अब तो मौलाना साहब पार्टी को देख के लग रहा है कि वो ज्यादा बाइख्तियार था। सोहेल वड़ैच साहब, गुजारिश ये है कि जो असूल है वो तो तब्दील नहीं होते। भट्टी साहब हो,
साफी साहब हो या मैं हूँ या कोई और हो, पहली तो बात है कि जमहूरियत की वजह से ही हम ये प्रोग्राम करते हैं, उसी की वजह से आज़ादी इजहार है, आइन की वजह से ही हमें ये आज़ादियाँ हासिल हैं, आइन की वजह से ये सारा कुछ चलता है। तो आइन और जमहूरियत पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बाकी चीज़ें जो हैं वो सानवी हैं। आइन के साथ सबको लायल होना चाहिए, जमहूरियत के साथ सबको लायल होना चाहिए। और भट्टी साहब जो आइन और जमहूरियत के हर वक्त ताने देते हैं, मेरा ख्याल है कि वो तो खुद भी इसी आइन और इसी जमहूरियत के तहत काम करते हैं, उसी आइन के तहत 90 दिन के ऊपर कह रहे हैं कि इंतखाब करें। ठीक है, और फिर दलाइल भी उसी के देते हैं हमारे शो में बैठ के। चलिए भट्टी साहब से मुझे रीमा आप कुछ ऐड करना चाहिए। ये बात एक मिनट अलीना, एक मिनट साफी साहब एक सेकंड, मैंने आपको मौका दिया सर मैं आपका आती हूँ, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। वो बाकी पूरा हफ्ता इरशाद भट्टी लगे रहेंगे। अल्लाह साफी साहब बस कर दे, आप ही लेके आए थे भट्टी साहब को। नहीं जनाब स्पीकर वो जरा है जो मुझे लेके आए। साफी साहब प्लीज रीमा को बात करनी दीजिए। साफी साहब प्लीज रीमा को बात करने दीजिएगा, हमारे पास वक्त बड़ा कम है, फिर मैं आती हूँ आपके पास। रीमा। अलीना 3 पॉइंट्स है मेरे जी। पहली बात तो ये कि मुझे बहुत हैरत होती है कि हर वक्त आप लोगों को डिफेंसिव पे कर देते हैं, खुद चाहे आप हिमायत करें कि फौज की मुदाखलत हो हमारी जमहूरियत में, फौज की मुदाखलत हो हमारी सियासत में, फौज को आप ग्लोरीफाई करें उनके रोल को, लेकिन आपने अपने आप का अपना दिफा नहीं करना अपने पोजीशन का, आपने और लोगों की जो पोजीशंस है उनमें कमजोरियां जो हैं वो ढूंढनी है। मुझे अजीब ये बात लगती है। मैं तो आइन की बालादस्ती में जमहूरियत में यकीन करती हूँ, और जो पार्टी मुझे लग रहा होता है कि उस वक्त फौज के साथ मिलके सियासी इंजीनियरिंग का हिस्सा बन रही होती है, मैं उस पर तनकीद करती हूँ। पहली बात ये। दूसरी बात ये, जब हम फौज की और सिविलियंस की बात कर रहे होते हैं, हमें पावर इम्बैलेंस नहीं भूलना चाहिए। इस मुल्क में हिस्टोरिकली और आज भी जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, आपकी फौज है, उनका कोई आईनी रोल नहीं है, वो मुदाखलत करती है। वो एक ऐसी पार्टी है जिसको इससे दूर रहना चाहिए, और क्योंकि उनके पास ताकत है, क्योंकि उनके पास फोर्स है, मजीद हम डिटेल्स में जा सकते हैं कि उनके पास और क्या कुछ है जिसकी बुनियाद पे वो ब्लैकमेल करते हैं, और सियासतदान जो है वो इस पावर बैलेंस में कमजोर हैं। इसलिए आपको इसको पूरी होलिस्टिकली देखना चाहिए कि क्यों सियासतदान जो है उनको फौज के पास या उनके साथ डील्स करनी होती हैं। आखिरी बात ये कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि ओवरनाइट इस मुल्क में फौज का सियासत से रोल जो है वो खत्म हो जाएगा और फौज जो है वो अपने आईनी रोल तक महदूद हो जाएगी। इसकी जो स्ट्रगल है वो बहुत लंबी है और वो बहुत अरसे तक चलनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि ये ओवरनाइट एक चेंज आए, हमने रिलेटिवली देखना है। इसलिए इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी, जो प्रोजेक्ट था, वो सेम पेज था। मैं उसको अब भी डिस्टिंग्विश करती हूँ आज की हुकूमत से। हमें आज वो सेम पेज नहीं नजर आता। हमें नहीं नजर आता कि जिस तरह इमरान खान को फैसिलिटेट किया गया, बाकी सबको खत्म करने की कोशिश की गई, वो आज नहीं हो रहा। इसलिए जो हम मुल्क में आज देख रहे हैं सूरत हाल, वो हमें नजर आती है। इवेंचुअली प्लीज भट्टी साहब पीटीआई को भी ये पैगाम भेजें कि वो भी सियासी जमातों के साथ बैठें और फौज को जो है अपने आईनी रोल तक महदूद करें। वो भी बार बार क्यों कहते हैं कि फौज ही है वो करप्शन को खत्म करेगी, फौज जो है पहले कभी उनको कुछ कहते हैं, कभी कुछ, लेकिन कभी कुछ उनके पास अपील करने की कोशिश करते हैं। इवेंचुअली आए और बाकी सियासी कुव्वतों के साथ बैठे, ठीक है, फिर ही मुल्क में जो है वो चेंज आएगा। वरना एक पार्टी जो है, हाँ ठीक है, रीमा आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। सलीम साहब एक गारंटियों पे भट्टी साहब आप बंद करिए। वो कर चुकी हैं, वो कर चुकी हैं साहब। भट्टी साहब आपने सुना कितनी बार करूं? अब वो कर चुकी हैं, आपने सुना नहीं लिया। साफी साहब सुन भी लिया करें भट्टी साहब किसी और की। अच्छा मुझसे डायरेक्ट बात करें ना भट्टी साहब, मुझसे डायरेक्ट बात करें। नहीं मैं आपसे ही कर रहा हूं मैडम, शेख रहता है बस पता नहीं क्या। ओके ठीक है भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया, प्लीज मैंने आपको पूरा वक्त दिया। साफी साहब जी, जो रीमा साहब, जो सुहेल वड़ाई साहब ने बात की कि देखे बीइंग ए पाकिस्तानी एंड बीइंग ए जर्नलिस्ट, हमें आईन परस्त होना चाहिए, जमहूरियत परस्त होना चाहिए, ना कि पार्टी परस्त या शख्सियत परस्त या जज परस्त। दूसरी बात करते वक्त हमें
इमरानदार नहीं होना चाहिए, हमें ईमानदार होना चाहिए बस। ठीक है जी, इसी नोट के ऊपर अपना प्रोग्राम क्लोज करेंगे। हमारे पास आज वक्त खत्म हो गया है। अपनी राय से सोशल मीडिया पर आगाह कीजिएगा हमें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।